ठीक है भाई, चले पढ़ा जाए। हाँ देखो भाई, है तो वैसे ये साधारण चैप्टर, बट यूनिट डायमेंशन, हाँ बेसिक अगले क्लास है, अगले बार में। अभी यूएनडी, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यूनिट डायमेंशन बेसिकली कठिन होने का कारण ये हो जाता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग सुने नहीं होते। वैसे ड्रॉपर बच्चे से तो ये उम्मीद नहीं किया जाता है कि आपने नहीं सुना होगा, फिर भी हम कर लेते हैं। कर लिया जाए ना जी। हाँ सर, वही ठीक रहेगा सर। चलो देखो, हाँ भाई, हाँ क्या, इसको लास्ट में पढ़ाइएगा। कुछ नहीं होता है सर। चलो देखो, व्हाट इज यूनिट। यूनिट होता क्या है, एक बार पढ़ा देंगे लास्ट में भी, सब खत्म होने के बाद भी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूनिट क्या होता है, यूनिट को क्यों रोल में लाया गया। जैसे हमारे पास गिनती बहुत पहले से थी, अरे थी ना। अब दुकान पे जाके सब्जी वाले से 2 लीटर गोभी मांग सकते हो क्या, मांग सकते हो नहीं ना। दुकानदार से 2 लीटर की गोभी मांगना उचित नहीं होगा। और अगर मान लो तुमको लेंथ मेजर करना है, इस पेन का लेंथ मेजर करना है, ऐसे थोड़ी कह दोगे कि सर इस पेन का लेंथ सर 10 मीटर पर सेकंड है, कह दोगे नहीं। दुनिया में हर मेजरमेंट का, जितनी भी गिनतियां हो रही थी जब फिजिक्स की शुरुआत हो रही थी, तो उन गिनतियों को कैसे बताया जाए कि ये क्या हम गिन रहे हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे हम 10 मीटर अगर लिखे, तो 10 मीटर देखते ही आपको पता चल जाएगा हमने क्या गिना है, लेंथ। क्या गिना है, 10 किलोग्राम लिखा हो तो क्या गिना है, मास। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की गिनती को मेजरमेंट का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, मेजरमेंट। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो यूनिट्स बेसिकली होती क्या है, फिजिक्स में वो हर चीज, या दुनिया में वो हर चीज जो मेजर करी जा सके, दुनिया में वो हर चीज जो मेजर करी जा सके, उसके मेजरमेंट को प्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उसका नाम होता है यूनिट। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यूनिट का सिंपल सा डेफिनेशन लिखा जाता है, अ टर्म दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, यूज टू मेजर, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट। दिख रहा है सबको बराबर, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ, फिजिकल क्वांटिटीज। पी डॉट क्यू से समझ जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज यूनिट। अब सवाल पैदा होता है, सर क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, वो हर चीज जिससे क्या एसोसिएट हो जाए, जिससे क्या जुड़ जाए भैया, मेजरमेंट। वो हर चीज जिससे मेजरमेंट सब जुड़ जाए वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे प्यार मेजर कर सकते हैं, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो नहीं। एक मूवी आई थी, कौन सा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसमें डायलॉग मारता है, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि क्या बताएं कितना प्यार करते हैं, हम दशरथ मांझी। हाँ, तो बता नहीं पाएंगे। जिस चीज को मेजर नहीं कर पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। वो हर चीज जिसको मेजर ना किया जा सके वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। जैसे प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब मेजर कर सकते हैं। वो कहता है ना कि काश कोई ऐसी मशीन होती जो दिमाग का प्रेशर मेजर करती, 3 इडियट्स में, तो ये सुसाइड नहीं मर्डर होता। पिक्चर उच्चर देखते हैं आप लोग, नहीं देखते हैं, चलिए बढ़िया, ना देखिए तो अच्छा है। हाँ, पिक्चर क्या होता है। हाँ। जो 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 सबसे ज्यादा ये सवाल पूछते हैं ना कि ये क्या होता है। हाँ। चलो देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, जब इस फिजिकल क्वांटिटी की बात होती है, बहुत मोटा चल रहा है यार, नहीं ठीक, अब ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज की जब बात हो रही थी भैया, अब मेजरमेंट तो करना ही करना है, मेजरमेंट तो करना ही करना है, तो हमने क्या किया, ऐसी कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनाई जिनके बिहाफ पर दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनी होंगी। बात समझ रहे हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़े। क्या भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
क्लियर। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका नाम होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए, अगर आपको आ जाओ, अगर आपको ये लेंथ मेजर करना है, अगर आपको ये लेंथ मेजर करना है, तो क्या स्केल के अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? डायरेक्ट स्केल ले आना पड़ेगा ना मेजर करने के लिए। मान लीजिए अगर आपको गोभी खरीदनी है 1 किलो की, तो क्या बगल में एक बट्टा लगा होता है, बार लगा होता है, इतना बड़ा रखा होता है, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का स्टैंडर्ड होता है, जिसको रख के मेजर किया जाता है। टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या डायरेक्ट थर्मोमीटर का जरूरत पड़ता है? पड़ता है ना। समय मेजर करना है तो घड़ी का। बात समझे? लेकिन इसी को रिलेट करो तुम, अगर मान लो मैं यहां से, पटना से कहां गया, मान लो गोरखपुर गया, तो पटना से गोरखपुर लगभग 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। और मैं गया 6 घंटे में। कितने घंटे में? तो मेरी एवरेज रफ्तार क्या होगी? 100। अबे यार, ऐसे पढ़ोगे जी? 2 घंटा पढ़ना है, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ना है, पढ़ेंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं हम यहां से गोरखपुर गए 300 किलोमीटर 6 घंटे में, तो हमारी एवरेज रफ्तार कितनी रही होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझे ना? तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जो दो चीजों से मिलकर बनी। क्या क्या? एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। एक का नाम है क्या? फंडामेंटल, और दूसरे का नाम है डेराइव। ठीक है, क्लैरिटी है? हाँ, थोड़ा क्विक रखेंगे, क्योंकि अगर वैसे नॉर्मल तरीके से पढ़ने चले जाएंगे तो फिर तो 10 लेक्चर लग जाएगा यूएनडी में ही। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा कौन सा? डेराइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और जिनको फंडामेंटल से डेराइव किया जाए, जो एक से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछने वाला नहीं। चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए, देखिए भैया, सब लोग जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? जानते हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को पी डॉट क्यू लिख दूंगा, समझ जाओगे ना? हाँ, क्लियर है? पक्का भाई? हाँ। चलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाता है? मास आ जाता है, और क्या आ जाता है? लेंथ, और क्या? टाइम। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है भाई? ठीक, चलो देखो, एक और बात बहुत ध्यान से सुनना। जब हम यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो यूनिट्स की भी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरीज थी। नाम सुने हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं यूनिट्स की, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम क्या है? MKS। इसी का एक छोटा भाई है क्या? CGS। मतलब अगर छोटा मेजरमेंट अपने को करना हो, जैसे हमको एक छोटी सी लेंथ मेजर करनी है, तो हम इसको मीटर में थोड़ी मेजर करेंगे, तो हम सेंटीमीटर प्रेफर कर लेते हैं। क्या प्रेफर करते हैं भैया? ठीक है ना? हाँ। दूसरा यूनिट सिस्टम का नाम क्या है? CGS। तीसरे का FPS। MKS का फुल फॉर्म जानते हैं? क्या होता है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। समझ जाएंगे ना? अच्छा, CGS का क्या होता है? CGS का सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। FPS का जानते हैं? FPS का क्या होता है? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है ना? ये अपने को नहीं पढ़ना है, ये अपने को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अपने को 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक MKS दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, दूसरा CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। पढ़ेंगे ना जी? हाँ, थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, तुम लोग ऐसे डल डल बैठे हो यार। सैटरडे के दिन अपना टाइम किल करके आए हैं यार।
समझ रहे हो ना? इसका एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मिलेगा हमको, मिलेगा नहीं, आप जानिए हो तो हम क्या जाने। हाँ। क्या भाई, क्या कह रहे हो? समोसा नहीं खिला पा रहे हैं? समोसा नहीं खिलाएंगे, तुम लोग बेइज्जती कराए हो इतना, क्या समोसा खिलाएं भाई, दुखी हो गए हम। समोसा खिलाएंगे जब इज्जत बचाओगे तब। अगले टेस्ट में वेक्टर्स है खाली, अगले टेस्ट में वेक्टर्स, बस ओनली वेक्टर्स। और देखते हैं कितने लोग 180 में 180 ले आते हैं, फुल आउट ऑफ फुल। क्या कह रहे हो? क्या चीज? हाँ, इतना कम नहीं कमाते हैं हम कि कम कम बच्चा देख के समोसा खिला दें, इतनी भी कम सैलरी नहीं है। हल्के में ले रहे हो तुम यार। अबे भाई आओ इधर देखो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, एफपीएस क्या है? फुट पाउंड एंड सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे फायदे की बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखो भैया, मास को किससे मेजर करते हैं? लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। चलो ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? हाँ बहुत बढ़िया, लगना चाहिए कि पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कुछ छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है। फोर्स जानते हो? किस में मेजर करते हो? किस में मेजर करते हो? नहीं, क्लियर है ना? सोचो, क्या एक फॉर्मूला जानते हो? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी सी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना। मास केजी और एक्सेलरेशन को क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स किन चीजों से मिलकर बना है? मास, लेंथ और लेकिन सोचो अगर ऐसे लिखा होता किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हमको देखते ही पता चल जाता कि ये मास से बना है, लेंथ से बना है और टाइम, तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। यहां क्या लिखा है? क्योंकि फोर्स की बात सबसे पहले न्यूटन ने की थी, तो हम क्या कहते हैं भैया? हम क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने नाम से ही यूनिट रख लिया। प्रेशर को सबसे पहले पास्कल ने जस्टिफाई किया था, तो पास्कल ने अपना नाम दे दिया। बात समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी यूनिट बनाई। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन न्यूटन ने बनाया, तो उसने कहा कि इसका जो मेजरमेंट होगा वो मेरे नाम से होगा और मैं सदियों तक अमर रहूंगा। बात समझे ना? हाँ बहुत बढ़िया। न्यूटन अमर है, मर गया, फिर भी आज हम परेशान है, साला पैदा ही नहीं होना चाहिए था उसको धरती पे। अपन अपन जानवर मार के खा रहे थे, वहीं तक ठीक था, साग सब्जी तक, घर परिवार में रह रहे थे, जी रहे थे। नहीं हाँ, जब फालतू पढ़ाई लिखाई दुनियादारी। मतलब मैं गांव में देखता था। हाँ भाई, क्या 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 क्या? सेब गिरा तो खाना चाहिए था, मतलब यार सोचने क्या जरूरत थी नीचे ही क्यों गिरा? हाँ। मतलब देखो क्या है ना कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये आता है। हाँ, आधा फिजिक्स उसी का देना है, पूरा फिजिक्स साले का देना है यार। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां न्यूटन ने अपनी टांग ना अड़ाई हो, हर जगह। और 90% जगह पे गलत रहा है, 90% जगह पे न्यूटन गलत रहा है। इसी के साथ ये जो ना, ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी जब तुम वो पढ़ोगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें एक फ्रेम आएगा जिसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो वहां पे ये लॉ काम नहीं करता। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी.एल. एम्बर्ट, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था? डी.एल. एम्बर्ट। उसने एक फोर्स की खोज की, सूडो फोर्स है। न्यूटन ने उसको भी अपना नाम दे दिया कि ये बात तो हम पहले कह चुके हैं। हम लोग तो जानते नहीं थे, हम लोग तो जानते थे सूडो न्यूटन ने खोजा है। वो तो मैं इंजीनियरिंग में गया तो वहां पता चला डी.एल. एम्बर्ट प्रिंसिपल है पूरा पूरा। क्या हुआ? आजा भाई आजा, इतना क्या सोच रहा है यार? बात समझे ना? उसके बाद लाइट में भी घुस गया, लाइट को भी नहीं छोड़ा, मॉडर्न फिजिक्स में भी आके कहा लाइट इज अ पार्टिकल नोन एज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। पूरा कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दे दी उसने, बवाल आदमी। अभी तुम पढ़ोगे न्यूटोनियन रिंग, वेव ऑप्टिक्स में भी चला गया था, कहीं नहीं छोड़ा उसने, कुछ नहीं छोड़ा। समझे? मैकेनिक्स में तो था ही था जो, लेकिन उसकी दो बहुत बड़ी खोज है। एक ये फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इससे भी बड़ी उपलब्धि है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस वॉज द बिगेस्ट इन्वेंशन। इतनी बड़ी बात थी ये कि पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं भी मास है, दो मास इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहां ये आएगा ही आएगा। इतना महान था। ठीक है, तो ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता उसको, बट हाँ हम लोगों के जीवन में तो उसने खलल डाल दी है। नहीं कोई बात नहीं, अब तो डाल दी, अब तो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। चलो देखो तो हुआ क्या। मैं बात ये कह रहा था कि न्यूटन को देख के अगर तुमको ये ना पता होता किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या न्यूटन को देख के बता पाते कि फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है? सोचो, बता पाते? नहीं बता पाते ना। अगर हमको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना पता होता, हम कह रहे हैं कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, अरे क्लैरिटी है ना, तो न्यूटन क्या हमको फंडामेंटल की तरह नजर आने लग जाता? आता ना। अब जैसे प्रेशर है पास्कल, प्रेशर क्या है? अब पास्कल को देख के तो पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या एग्जैक्टली। अरे है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना? ऐसे राइडबर्ग कांस्टेंट नाम सुने हो ना? बहुत जगह केवल आर लिख के आ जाता है। अब आर को देख के तुमको एहसास ही नहीं होगा कि ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ रहे हो ना? तो क्या बना भाई, कहानी क्या बनी? इसके बाद एक आदमी और आया बीच में, जिसका नाम रखा गया डायमेंशन। क्या नाम रखा गया भैया? डायमेंशन। ये कहा कि ये जितने जितने लोग हैं, जितने डिराइव्ड लोग हैं जिन्होंने अपना नामकरण कर लिया है और अपने फंडामेंटल से जुड़े होने का अस्तित्व तो खो दिए हैं, हम उनको उनकी औकात दिखाएंगे। अरे बात समझे कि नहीं? डायमेंशन एक माध्यम बना फंडामेंटल और डिराइव को जोड़ने का। मतलब आप लिख तो लेंगे कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन जैसे ही आप फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन क्या लिखा जाता है? mlt-2। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखा है तो ये डायमेंशन इस बात का एहसास करा देगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किन किन फंडामेंटल से मिलकर बनी है और किस प्रोपोर्शन में मिली है। जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टाइम स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। बात समझे ना? तो डायमेंशन का एग्जिस्टेंस क्यों आया ये समझ आया? पल्ले पड़ा? डायमेंशन केम टू प्ले कि वो बता सके कि जो लोग अपनी औकात भूल गए हैं वो फिर से औकात में ही रहें, उनको ये पता रहे कि वो किससे मिलकर बने हैं। बात समझ गए ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हुआ, अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी इनका डायमेंशन बनाया गया। जैसे मास का क्या बनाया गया? m, लेंथ का, टाइम का, अरे क्लियर है क्या, केल्विन का k, एम्पियर का a। कहीं a भी लिखा होगा, कहीं I भी लिखा होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL और कैंडेला का CD। समझ गए? जिसमें से आपको ये तो पूरी फिजिक्स में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये दोनों थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल तो बहुत दिखता है। यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन हम लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मैं आपसे उम्मीद करूं तो क्या कर सकता हूं, मैं कहूं वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, क्या बता सकते हो? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? L। टाइम का T। क्लियर है ना? तो क्या होता है? LT-1। LT-, ऐसे कुछ डायमेंशंस आपको याद रहने चाहिए। क्लियर है? जैसे जैसे और क्या? एक्सेलरेशन सुने हैं? एक्सेलरेशन सुने हैं? हाँ, क्या होता है ये? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, बट अपने को डायमेंशन लिख रहे हैं तो काम चल जाएगा। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? LT-1। टाइम को क्या लिख सकते हैं? T। तो ये क्या हो जाएगा? LT-2। LT-2। फोर्स जानते हैं क्या होता है? फटाफट बढ़ाएंगे, मास इंटू मास का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का LT-2, तो क्या बना? MLT-2। क्लियर है? वर्क जानते हैं? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना? फोर्स का डायमेंशन क्या निकालें और डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या बना? ML2T-2। अरे क्लियर है? ML2T-2, क्या यही एनर्जी हो जाता है?
क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करें, प्रेशर का नाम सुने हो? क्या होता है? फोर्स अपॉन फोर्स का डायमेंशन ml और एरिया का होता है ना, तो क्या हो जाएगा? ml -1 T-2। समझ रहे हो ना कैसे? एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एल की पावर -2, और यहां क्या पहले से है 1, तो -2 में से 1 घटाओगे तो क्या -1 आएगा? अरे आएगा। हाँ चलो, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, प्रेशर को स्ट्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। अच्छा एक बात और याद कर लेना, यही यंग्स मॉड्यूलस भी होता है। क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। एक और हम बात करें और किसकी बात कर लें, और थोड़ा एक आध और टिपिकल सरफेस टेंशन। क्या भैया? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स कितना हो गया? ml-T-2 डिवाइडेड बाई एल, डिवाइडेड बाई क्या एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा? mt-2। ये कुछ डायमेंशंस है, ये कुछ डायमेंशंस है। ठीक है, और भी डायमेंशंस होती हैं, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। चले आगे बढ़े, कुछ डायमेंशंस निकाली जाए। चल ये बताइए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम कह रहे हैं जी का डायमेंशन बताइए, क्या बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? बोलिए मेरे साथ, बोलिए। फोर्स का क्या लिखेंगे? ml-T-2। जी का अपने को ज्ञान नहीं है ना। m1 का क्या हो जाएगा? m, m2 का भी, नीचे क्या? बोलो बोलो बोलो, नीचे क्या? एल स्क्वायर। क्या जी बना सकते हो? क्या बनेगा? ml3T-2 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। अरे बना ना, तो जी इक्वल्स टू क्या बनेगा? m-1l3T-2। बहुत कॉमनली यूज्ड है ये, है ना, खूब देखने को मिलेगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, और बात करो। एक और फॉर्मूला पढ़े होगे सेम इसी की तरह, F इक्वल्स टू KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या K का डायमेंशन लिख सकते हो? लिख के बताओ तो। अब सवाल पैदा होगा, सर चार्ज का डायमेंशन क्या लिखेंगे? तो I इक्वल्स टू Q बाई टी पढ़े, I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? आई टी। आई का डायमेंशन A, चार्ज का T, तो क्या टाइम का T, तो क्या हो गया? AT। हो गया ना? करिए जरा तो, K का डायमेंशन बताइए तो। हाँ, A-4, A-2, ml2T-4, A-2। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत और सारे लोग पेन चलाओ यार, तुम बैठे हो, पगले हो क्या एकदम से? सर आए हैं, कथा सुनेंगे, कथा सुन के घर चले जाएंगे। भाई पेपर पेन निकालो, चलाओ, कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम गणित तो सुधरेगा। गधा बसंत की तरह बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं टीवी में, और फिर घर चले जाएंगे। बेवकूफ कहेंगे। आया देख, क्या होगा फोर्स का भाई? ml-T-2। K का नहीं पता, Q का A²T² लिख सकते हैं, Q1 का भी AT, Q2 का भी AT, और R स्क्वायर का क्या? L स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो K कितना हो जाएगा? ml की पावर 3, T की पावर -4, A की पावर -2, -1 -2। देखिए कुछ किए नहीं है, यहां ml-T की पावर -2 था, इसमें L स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं, और क्या किए? A स्क्वायर और T स्क्वायर से, A स्क्वायर और T स्क्वायर से डिवाइड कर दी। तो सिंपल सी बात है, M तो M रहा, L स्क्वायर और 1 कितना हो गया? L3। यहां T की पावर -2 था, और ये माइनस, ये +2 ऊपर जाएगा तो क्या -2 हो जाएगा? -2 जुड़ के क्या हो जाएगा? -4, और A का पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या?
क्लियर है? अच्छा, एक और चीज होती है, k इक्वल्स टू 1/4πε0, जानते हो कि नहीं? k इक्वल्स टू 1/4πε0। एप्सिलॉन का डायमेंशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। समझे ना क्यों ऐसा हुआ? समझ आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, कुछ और बातें करते हैं, साधारण साधारण। एक और टर्म है, बहुत यूज में दिखता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां ई जो होता है उसका नाम होता है एनर्जी। क्या नाम है भैया? एनर्जी। एफ का नाम होता है फ्रीक्वेंसी। कहा गया एच का डायमेंशन बताओ, क्या बता सकते हो? चलो मेरे साथ पेन चलाओ, पेन चलाते रहो, पेन चलाते रहो, बोलते रहो, पेन चलाते रहो। एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखोगे? ml2t-2 लिखोगे ना? फ्रीक्वेंसी का t-1 या 1/t। अरे क्लियर है? तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ml2t-1, ml2t-1। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। समझ रहे हैं? जैसे हम कहें कि ये पेन है, इसको हमने ऐसा करके छोड़ दिया, या स्केल रखे, स्केल, स्केल है किसी के पास? स्केल है किसी के पास? पतला सा दीजिए, देखिए देखिए, ये यहां रखा है। मान लीजिए इसको हमने ऐसे एक एंड पे पकड़ा है और इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ना? थोड़ा पास पकड़ लेंगे तो और ज्यादा वाइब्रेट करेगा, दिखेगा भी नहीं कितना वाइब्रेशन किया। बात समझ रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि ये 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन किया। 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन? समझ रहे? तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज। अब गधा, समझे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे आंखों की सेंसिटिविटी कितनी है, जानते हो? हमारी आंखें कितनी फ्रीक्वेंसी देख सकती हैं? कितना? 20 हर्ट्ज। हाँ, 1/16। समझे ना? कि मतलब कोई चीज 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, देखो, तो हमको पता चल रहा नहीं है हिलता डुलता। भौरे का पंख देखियो, उड़ता है तो आवाज करता है, कभी सुने हो? उसकी पंख दिखाई देती है? नहीं। पंखे की ब्लेड दिखाई दे रही है? चल रहा है जो पंखा तेज, ये पंखे की ब्लेड दिखाई दे रही है? नहीं। इसकी एक एक ब्लेड आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की सेंसिटिविटी उस फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर सकती। लेकिन वो गोल गोल घूम रहा है ना। मान लीजिए हम कहें कि 1 सेकंड में ये 10 चक्कर घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्ज। हाँ, कितना? 10 हर्ट्ज ना। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, ये जो बल्ब है, ये 1 सेकंड के अंदर 100 बार जल रहा है, बुझ रहा है। बात समझ रहे हैं? ये 100 बार जीरो को टच कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अबे 100 बार जीरो टच कर रहा है, सोचो, यहां गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, तो एक चक्कर में 2 बार मीन पोजीशन पे गया ना, तो 2 बार जीरो हुआ ना। समझे? हाँ। किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी 1/t। हाँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। 1/t। बस समझे? फ्रीक्वेंसी का 1/t। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डायमेंशन कितना हो गया? t की पावर -1। तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और याद रखे रहना जो तुमको बहुत काम करेगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है जूल सेकंड। क्या होता है भैया? जूल सेकंड। इससे थोड़ा क्विक आ जाएगा कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। तो इसका डायमेंशन डायरेक्टली ml2t-2, और सेकंड का कितना? t। तो क्या बन जाएगा? ml2t-1। समझे ना? अच्छा, एक और डायमेंशन तुमको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में दिखेगा, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है
3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 kT। ठीक है, बहुत अच्छे से इस बात को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। ये K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखना, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इधर पता नहीं क्या बोर्ड को हो जाता है यार। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के ई समझ रहे हैं क्या है? ये क्या है भैया? काइनेटिक एनर्जी, एक तरह की एनर्जी ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। और टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टी क्या है भैया? टेम्परेचर। 99.9% केसेस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ लगा हुआ आता है। बात समझे? क्या कहा मैंने? 99% टाइम में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ लगा हुआ आता है। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? इसका क्या फायदा होगा? इसका क्या फायदा होगा? सोचो, ये क्या है? कितना घटिया रिस्पॉन्स। क्या है भाई? डायमेंशन क्या लिखोगे? ml2t-2। 3/2 तो कांस्टेंट है, k का डायमेंशन अपने को निकालना है, और टेम्परेचर का क्या है? t। कितना है? k। बहुत बढ़िया। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? ml2t-2 k-1। अच्छा, ये k और ये k स्क्वायर तो नहीं कर दोगे? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये डायमेंशन है टेम्परेचर का। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि k हमेशा किसके साथ आएगा? टेम्परेचर के साथ। जब भी आपका सवाल पूछा जाएगा तो k किसके साथ लग के आएगा? टेम्परेचर। तो अगर k टेम्परेचर के साथ लगा हुआ है तो क्या हम पूरे की यूनिट डायरेक्टली एनर्जी की यूनिट के बराबर लिख सकते हैं? जान रहे हैं? जैसे कभी लिख के आएगा e की पावर अल्फा x बाई के थीटा। बहुत देखा होगा आप लोगों ने, अल्फा x बाई के थीटा। के को कहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा को कहेगा टेम्परेचर। के को कहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और थीटा को कहेगा। अब हमको ज्यादा एनर्जी डालना पड़ रहा है और तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ढंग से, तो मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने में। हाँ गुड, जागे रहो। के क्या है? थीटा क्या है? के क्या है? थीटा क्या है? इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो इनकी यूनिट किसके बराबर होगी? किसके बराबर? क्या डायरेक्टली हम इनका यूनिट ml2t-2 लिख सकते हैं? अलग से अपने को k का यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। समझे ना? 99% केसेस में जहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा उसके पड़ोस में टेम्परेचर लिखा हुआ अवश्य मिलेगा। और अगर नहीं भी मिला तो क्या हम अपना फंडामेंटल तो जानते हैं ना? जानते हैं ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। आगे आइए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स, डीवी जो है वो वेलोसिटी है। क्या है? याद रखिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया जाए, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जैसे ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ गया ना? अच्छा, अगर मान लीजिए हम कहें dt बाई डी एक्स लिखा है तो इसको क्या बोलेगा? T इज टेम्परेचर। क्या बोलिएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ गए ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए हम कह रहे हैं dv बाई डी एक्स लिखा है लेकिन ये v पोटेंशियल है। क्या बोलेगा इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ गए ना? अरे ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है डायमेंशन ऑफ ईटा। बता सकते हैं? चलिए मेरे साथ बोलिएगा। यहां मैं क्या लिखूं? F इक्वल्स टू ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स है ना? अरे है ना? चलो गधा हो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो ढंग से। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt माइनस, अपने को इसका डायमेंशन पता। एरिया का क्या होता है? क्या होता है? और वेलोसिटी का lt माइनस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का कट जाएगा, कट जाएगा।
ईटा का डायमेंशन निकालोगे? अरे एकदम क्विक रिवीजन है, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ लोगे पूरा तो। ml t-2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर t-1। अरे समझे क्या बना? ml-1 t-1। बोर्ड हैंग कर रहा है इस हिस्से में। ईटा क्या होगा? ml-1 t-1। क्लियर है सबको? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ चलो आप कुछ और छोटे छोटे और डायमेंशन एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं जिनकी अपने को जरूरत पड़ सकती है, याद रखे रहिएगा। ये बताइए, एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, पढ़े हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। मान लीजिए हम W को क्या कह रहे हैं? W क्या है? वर्क। W इज वर्क। और Q क्या है? Q क्या है? V क्या है? सर वेलोसिटी, पोटेंशियल गधा। V इज पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल का डायमेंशन बता सकते हैं? बताइए जरा तो। ml2 t-2 3। देखो W का क्या होगा? ml2 t-2 डिवाइडेड बाई चार्ज का 8, चार्ज का 8। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? t-3 a माइनस। समझ गए? समझ गए? अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, V इक्वल्स टू आई आर, पढ़े ना? तो R इक्वल्स टू V बाई आर, गधा R पूछ रहा हूं, V बाई आई। V का डायमेंशन a-1 डिवाइडेड बाई I का तो क्या हो जाएगा? ml2 t-3 a-2। अरे आया, +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, और -1 क्या बनेगा? -2। पल्ले पड़ रहा है? हाँ, कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना हाथ खड़ा करके, सर ये वाला नहीं आया। चलो अच्छा, एक फॉर्मूला और पढ़े होगे, F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, पढ़े हो? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मान लो हम पहली बार देख रहे हैं। हम कह रहे हैं F फोर्स है। F क्या है? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml2 ml-t-, करंट का क्या होता है? A। मैग्नेटिक फील्ड का अपने को नहीं पता, लेंथ का L। साइन थीटा का कोई डायमेंशन जानते हो ना? तो यहां से B क्या मिलेगा? B क्या मिलेगा? अबे L से L कट जाएगा क्या? अरे मिलेगा ना, mt-2 a-। अरे हो गया, हो गया। लास्ट डायमेंशन, लास्ट क्या? दो और कर दो। म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? पढ़े हैं ना अभी एप्सिलॉन नॉट? पढ़े हो ना? चलो इसका एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी क्या? एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू स्मॉल यू। जैसे ग्रेडियंट लगा है तो डिवाइड क्या किए हैं? एक्स डिस्प्लेसमेंट किए है ना, किए है ना? वैसे ही अगर डेंसिटी लग जाए किसी शब्द के आगे तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी शब्द के आगे अगर डेंसिटी लग जाए तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे अगर हम एक शब्द का नाम दें एनर्जी डेंसिटी, तो ये क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन, ये बराबर होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर के। फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लिखा हो, क्या म्यू नॉट का डायमेंशन बता सकते हो? एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? सब नहीं बोल रहे हो? ml2t-, वॉल्यूम का क्या होता है? क्या होता है? होता है जी 1/2 म्यू नॉट। और बी स्क्वायर का क्या पढ़े हो अभी? m² t-4 a-2। अरे आया क्या?
अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, पल्ले पड़ रहा है। अब यहां से देखो, यहां से म्यू नॉट निकालो, कहां पर, ए माइनस, यहां पर। अबे -1 का ऊपर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ये समझ नहीं आया क्या? अबे m का स्क्वायर, m की पावर का पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हो? तो ये हो गया m स्क्वायर t की पावर -4 और a की पावर -2। अब सोचो, अब निकालो यहां से म्यू नॉट निकालो, क्या बनेगा, म्यू नॉट निकालो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा m स्क्वायर t की पावर -4 a की पावर -2, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर m की पावर 2 है ना, m की पावर, नीचे क्या आएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2। समझ नहीं आया? अरे आया, इसको हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, m l की पावर -1 t की पावर -2, l क्यूब को कहां लेकर गए, ऊपर। समझे? ये डायमेंशन कहीं देखे हो अभी? किसका डायमेंशन है ये, ml -1 t -2, प्रेशर किसका, किसका, एनर्जी डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लाइन इतना दमदार कॉन्सेप्ट बनाती है, मजा आ जाता है पढ़ के। अरे ठीक है, प्रेशर पढ़े फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, ml -1 t -2। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन, तब भी डायमेंशन क्या बना, ml -1 t -2। बहुत बढ़िया, याद रखे रहेगा। तो जब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या लिखिएगा डायमेंशन म्यू नॉट का, बताइए तो। m लिखेंगे, m लिखेंगे, l क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, और t की पावर 2 की -2, -2 प्लस 2। अबे -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा ना, तो -4 में से 2 जाएगा तो क्या -2 बचेगा ना, नहीं आया। और a की पावर क्या है, a की पावर क्या है, तो याद रखना है mlt -2 a -2, mlt -2 a -2। क्लियर है? अरे क्लियर है, चल बहुत बढ़िया। एक और डायमेंशन देखो, दिस वन इज लास्ट, दिस वन इज लास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 1/2 Li², 1/2 Li²। U को बोलते हैं एनर्जी, U को क्या बोलते हैं, और L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं भैया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब तुमको रटा रहना चाहिए एकदम बाय हार्ट, नहीं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कभी आए तो तुमको याद रहना चाहिए U इक्वल्स टू 1/2 Li² होता है। तो ये कैसे याद होगा, जब हम पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी जितने भी टेस्ट होंगे आपके डायमेंशन को इंक्लूड करके, उन सब में अगर आपसे सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा। अब ये फॉर्मूला लिखा रहेगा तो क्या हम एल का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बोलो कैसे निकालोगे? यू की जगह क्या लिखोगे, ml2t -2, 1/2 तो कांस्टेंट है, और आई की जगह क्या लिखोगे, a²। तो ये कितना हो जाएगा, ml2t -2 अपॉन a², ऊपर जाएगा तो a-2। समझ गए? ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। पानी कहां से गिर रहा है भाई, एसी में से? हाँ तब ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा पानी पी ले। अब इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक, चलिए देखिए। हाँ अच्छा ये बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन, कौन सा, सेकेंड, ऐसा ही, कौन सा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अरे बात समझ रहे हैं ना? जैसे एमकेएस में टेम्परेचर नहीं आता है, अरे बात समझ रहे हैं ना? एमकेएस में बस क्या क्या आएगा,
मास, मास, लेंथ और टाइम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। एफपीएस में भी क्या यही तीन आएंगे? क्या सीजीएस में भी यही तीन आएंगे? अरे आएंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। और बताओ, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। समझ गया ना? अच्छा, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? टेम्परेचर को लेंथ एंड मास में कर सकते हो, मास एंड टाइम में। क्या टेम्परेचर एक फंडामेंटल है? अरे है कि नहीं है? और एक फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? एक फंडामेंटल को दूसरे फंडामेंटल में एक्सप्लेन, क्या एक फंडामेंटल को दूसरे डेराइव में एक्सप्लेन किया जा सकता है? हाँ, एक फंडामेंटल को दूसरे डेराइव में एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे लेंथ को हम वेलोसिटी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में लेंथ आता है। अरे बात समझे ना? इसी पर एक सवाल आया था टेस्ट में कि किसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा नहीं जा सकता। तो वो हर चीज जिसमें मास, लेंथ और टाइम ना हो, उसको फंडामेंटल्स के टर्म में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले वाले में था मास, लेंथ और डेंसिटी। पहला ऑप्शन था मास, लेंथ एंड डेंसिटी। तो मास, मास हो गया m, लेंथ l हो गया, और डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या कहीं टाइम आया? आया नहीं। तो क्या ये फंडामेंटल में जाएगा? जाएगा नहीं। तीसरा था, क्या था? मास, लेंथ और वेलोसिटी। नहीं नहीं, लेंथ नहीं रहा होगा। लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, मास नहीं था। लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। लेंथ आया, ठीक है, टाइम आया, ठीक है, वेलोसिटी में क्या कहीं मास आया? आया। मतलब इसमें दो ही फंडामेंटल है, लेंथ और टाइम। लेंथ और, तो क्या काम बनेगा अपना? नहीं। तो वो दो ऑप्शन उसमें से सही थे, पहला भी सही था और दूसरा भी सही था, ठीक है। बट जितनी भी चीजें हुई हैं वो इसी टेस्ट तक थी। इसके बाद आगे से जो टेस्ट आपको मिलेगा वो मैं आपको अश्योर करता हूं कि वो 100% परफेक्ट मिलेगा, बिना किसी एरर के। क्लैरिटी है? चाहे आंसर की हो चाहे सवाल हो, फिजिक्स में आपको किसी तरह का कोई एरर नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट। चलो बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, इसमें बस आपको याद रखना है कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं या a प्लस बी कर रहे हैं, अगर आप घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ a जो होगा वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ b के। क्या याद रख पाएंगे? दो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। एक्सेप्शन रीजन में सवाल था, अरे था ना? था ना? लेकिन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो ये जरूरी अलग अलग हो सकती है, बट ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करी जा सकती है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? थोड़ा थोड़ा। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था, Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू। Q को बोलते थे हीट, क्या बोलते थे? U को बोलते थे इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बस मैं बता रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। और W को क्या बोलते हैं? W को क्या बोलते हैं? वर्क। क्या ये तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। अबे एनर्जी अलग है, हीट अलग है, वर्क अलग है, लेकिन क्या डायमेंशन सेम है ना? तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम हो, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो ये जरूरी। अरे क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुन के बताना। assertion इज, बोलू, the two physical quantities having same dimension can be added or subtracted. Clear? The two physical quantities that are added or subtracted are similar. अरे बात समझ रहे हैं? पक्का ना? assertion is true, reason is false. बात समझे?
ये जरूरी नहीं है कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उन दोनों का डायमेंशन सेम हो। अब उसके बाद दूसरी बात क्या समझनी कि अगर साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, तो थीटा तो एंगल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? एंगल का डायमेंशन होता है। एंगल क्या है? डायमेंशन लेस। लेकिन एंगल का यूनिट होता है ना, यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो एक ज्ञान यहां से मिला कि जिसका डायमेंशन नहीं होगा उसका यूनिट हो सकता है। बात समझे ना? क्या सुने? जिसका डायमेंशन हो, नहीं, जिसका डायमेंशन ना हो उसका यूनिट हो सकता है। जिसका यूनिट ना हो उसका डायमेंशन हो सकता है। क्लियर है? हाँ, ये छोटी छोटी बातें कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, पी डॉट क्यू का मतलब समझ जाना, समझ जाओगे ना? मस्ट बी यूनिटलेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? समझे ना? अच्छा, अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव डायमेंशन। अरे समझे? ट्रू और फॉल्स? यूनिटलेस का कोई डायमेंशन नहीं होगा। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी, हाँ गधा दास, डायमेंशनलेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्लैरिटी है ना? समझ गए? और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनना है और समझना है। क्या सुनना और समझना है वो देखिए। क्लियर है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन होता नहीं। थीटा का नहीं है तो क्या साइन थीटा का आएगा? नहीं। पक्का ना? लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन लगा है तो ये फंक्शन भी डायमेंशनलेस होगा और पूरा टर्म भी डायमेंशनलेस होगा। अरे बात समझे ना? डायमेंशनलेस। अरे समझे कि नहीं? समझे ना? किसी भी टर्म के ऊपर अगर कोई पावर है, पावर का मतलब, हाँ एक और बात है ध्यान से, अगर e की पावर अल्फा लिखा है तो इस पूरे अल्फा का कोई डायमेंशन, ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। अरे समझे ना? और पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? डायमेंशन लेस। अरे समझे कि नहीं? ये याद रखना है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर। और नंबर का कोई डायमेंशन होता है। और क्या किसी टर्म के ऊपर पावर लगाए हो तो पावर भी तो एक नंबर ही होना चाहिए। अरे होगा ना? वेलोसिटी पावर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी लिख दोगे यार, लिख पाओगे? नहीं। वेलोसिटी की पावर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी की पावर फोर्स नहीं होता। अरे समझे कि नहीं समझे? बराबर पल्ले पड़ा? हाँ। ये इतनी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो। क्या पढ़े हैं? पहली बात क्या पढ़े हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम। अरे होगा? हाँ तो ढंग से रिस्पॉन्स करो यार। दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, लेकिन वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो ये जरूरी। अरे बराबर पल्ले पड़ा? पक्का जी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं है क्या यूनिट हो सकता है? हो सकता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं है क्या डायमेंशन हो सकता है? क्लैरिटी है? पक्का जी? लॉग के आगे कुछ लगा है, कोई फंक्शन लगा है, तो क्या उस फंक्शन का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। हाँ क्या चीज? M0 L0 T0, जीरो डायमेंशन। ठीक। और उसके ऊपर कुछ लगा है, पावर लगा है, तो मतलब कुछ डायमेंशन है। ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, और क्या? कहां थे? दूसरा क्या? दूसरा क्या? लॉग के आगे कोई फंक्शन लगा है, उसका कोई डायमेंशन
ई के ऊपर कोई पावर है उसका भी कोई डायमेंशन, साइन के आगे कोई फंक्शन लगा है उसका भी कोई डायमेंशन। बात समझे कि नहीं? और जो दो फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी या घटाई जा रही हैं वो दोनों सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। समझ आया? दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ये जरूरी? पक्का? चल आओ, जब इतना सुन लिए हैं तो ये बताइए y इक्वल्स टू क्या लिखा है? a साइन ओमेगा एक्स वाई वी माइनस के। कह रहा है ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है? द डायमेंशन ऑफ k इज x इज डिस्प्लेसमेंट। x नहीं दिया ना इसमें? नहीं, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या ये इसमें से घट रहा है? अरे घट रहा है कि नहीं? तो जब दो फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ेंगी या घटेंगी तो दोनों का डायमेंशन सेम, तो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ के बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स बाई। अबे कितनी सस्ती चीज है रे पगला। के का निकाल सकते हो, एक्स का क्या होगा, वी का क्या होगा? एल टी माइनस, क्या एल से एल कट गया, के क्या बना? टी। अरे आया आया। अब चेक करते एक चीज, चलो यहां तक तो कर लिया हमने, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 2 3। अच्छा बी, ओके। 1 2 लिखा तो 1 2 बोला करो, ए बी जरूरी थोड़ी, ए बी तो लिखा ही नहीं हमने। नीट वाले में तो 1 2 आता है ना, 1 2 आता है ना, ए बी सी आता है? पगले 1 2 आता है। क्या 1 2 क्या ए बी सी यार, भरो। हाँ। पढ़ ले अब। हमने कहा था कि साइन के आगे कुछ भी लिखा हो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लिखा था ना? सोच, एक्स बाई वी का डायमेंशन किसके बराबर है? के का डायमेंशन किसके बराबर है? टी, है ना? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब टी की पावर माइनस, है ना? सोच, ये टी की पावर -1 है और ये क्या है? अरे पूरा डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या है? टी, इसका क्या है? टी माइनस। दोनों जुड़ेंगे तो क्या टी की पावर 0 हो जाएगा? अबे इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ओमेगा एक्स बनेगा? तो तुम बहुत चूजे आदमी हो भाई। ये देखो, ये साइन लिखा है, इसको क्या मैं ओमेगा एक्स बाई वी लिख सकता हूं? माइनस ओमेगा के लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ओमेगा का डायमेंशन क्या है? टी माइनस। क्या ये डायमेंशन लेस होगा? क्या ये भी डायमेंशन लेस होगा? क्योंकि ओमेगा का क्या है? T-1 और इसका क्या है? ये तो सोचो, कुछ चीजें थोड़ा हवा में भी किया करो सर, इतने अच्छे थोड़ी हैं हम। हवा में, हवा में क्या होता है? हवा में तो हवा होती है। ये बताओ, ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। F क्या है? फोर्स। T क्या है? टाइम। ये क्या है? फोर्स। ये भी क्या होगा? अरे फोर्स ही तो होगा। ये भी क्या होगा? फोर्स। क्योंकि फोर्स फोर्स जुड़ेगा तभी तो फोर्स मिलेगा। नहीं आया? आया? क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ ए टी बराबर डायमेंशन ऑफ एफ लिखेंगे। बताओ ए का डायमेंशन। हो गया? हो गया? अच्छा बी का बताओ तो। क्या बी टी स्क्वायर हो जाएगा? अरे होगा। ये भी क्या होगा? एम एल टी -2, टी स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा? एम एल टी -4। अरे आया? कौन सा आंसर सही है? कौन सा? फर्स्ट। आ गया? आसान है यार, क्या ही है इसमें? और बताओ, ये देखो तो, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी। जब मैंने पहली बार गेट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। गेट क्या होता है? इंजीनियरिंग के बाद एक एग्जाम होता है।
तो पहला अटेम्प्ट दिए थे इंजीनियरिंग के साथ, तो लगा कि यार अच्छा कर लेंगे, तो किए भी, 55-56 नंबर आए, 56 नंबर आए, दैट इज वेरी गुड। मतलब 56 नंबर पाना ये कोई हल्की बात नहीं होती है। आईआईटीज वाईटीज मिल जाते हैं एमटेक करने के लिए बहुत आसानी से, ठीक ठाक, आईआईटी दिल्ली विल्ली सब मिल जाता है, लेकिन पैसा ही नहीं था। पहला समस्या तो ये था, क्योंकि पैसा कमाने का प्रेशर था। 2 साल 4 साल वैसे पढ़ के आए थे, 2 साल और पढ़ नहीं सकते थे, समझे, तो वो नहीं किए। फिर तुझे ड्रॉप लेते हैं, तो ड्रॉप ले लिए, और पढ़ा तो पहले से ही रहते, जब कॉलेज में थे तभी से पढ़ा रहे थे, तो हम सोचा गुजारा तो चल ही जा रहा है, 30-35 हजार 40 हजार रुपया तो हम ऐसे कमा ले रहे हैं घूम घूम के, शाम शाम टाइम में 3 कोचिंग में जाते थे पढ़ाने के लिए, वहां से बढ़िया कमाई हो जाता था, 35-40 हजार रुपया निकल जाता था, अपना दिन भर का खर्चा, महीने भर का खर्चा चल जाता था उधर से। तो दिन भर का नहीं रे, महीने भर का अब निकल जाता था, रूम रेंट वेंट सब निकल जाता था, जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। तो ड्रॉप तो ले लिए भाई, शाम को पढ़ाने जाते थे और दिन भर पढ़ते थे। थोड़े दिन पढ़े, फिर लगा कि यार पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, अब छोड़ो, अब तैयारी वारी गई तेल लेने, छोड़ दिए। फिर हम पढ़ाना शुरू कर दिए, हाँ, तो मजा लेने लगे। अब ऑब्वियस सी बात है, फिर लोग अप्रोच भी करने लगे, तो फिर बात बन गई, फिर चलता रहा जीवन यापन। फिर पढ़ाते पढ़ाते मन लग गया, तो फिर अपना सेटअप डाल दिए, फिर अपने सेटअप से मन भर गया, तो फिर ऑनलाइन शुरू किए। लगभग 1.5-2 महीना चलाए थे, तब तक वीटी सर का कॉल आ गया कि चलो अब अलग सफर पे चलते हैं। तो फिर छोड़ के अलग सफर पे निकल आए। ऐसे चल रहा है, ऐसे जीवन चलता है, समझ रहे ना। और करते रहिए, वो मेहनत करते रहिए, रास्ता अपने आप दिख जाएगा, लगे रहिए बस, क्विट मत करिएगा, मेहनत से मत भागिएगा कभी। हाँ, समझ रहे ना। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? ए, ए होगा, द डायमेंशन ऑफ ए। तो क्या है इसमें? अब तुम सोच रहे हो कि गेट में इतना आसान सवाल आता है, एक ही सवाल था ऐसा। 42 सब्जेक्ट होते हैं पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 42 सब्जेक्ट से 100 सवाल आएगा, उसमें अंग्रेजी भी आएगी अलग से, समझे। सही करोगे 1 नंबर, गलत करोगे आधा नंबर, खट से माइनस, 50% नेगेटिव। चलो आओ आगे बढ़े। 3 घंटे में 100 नंबर ले आना, 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर होता है। ये पी क्या है? तो ये भी क्या होगा? होगा ना। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर बराबर डायमेंशन ऑफ पी। अरे होगा ना। तो जब डायमेंशन लिख रहे क्या ऐसे पीवी स्क्वायर लिख लें? अरे लिख सकते हैं। प्रेशर का कितना होता है? ml -1 T-2, और वॉल्यूम का क्या होता है? L क्यूब। तो स्क्वायर क्या होगा? L की पावर 6। तो A का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml की पावर 5 T की पावर -2। अच्छा, B का क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ B क्या लिखोगे? अरे ये V क्या है? वॉल्यूम। B क्या है? B क्या है? कांस्टेंट। निकालना है ना इसका वैल्यू। तो अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा? ये वॉल्यूम, तो ये भी। तो क्या बी वी के बराबर होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? आंसर सही अपना कौन सा है? अरे हो गया ना। कठिन है, टाइम पास है पूरा डायमेंशन भाई। ये देखो तो 1 घंटा हो गया। क्या इसको निकाल सकते हो? ये लिखा है P इक्वल्स टू पी नॉट, P इक्वल्स टू पी नॉट E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। कह रहा वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, द डायमेंशन ऑफ अल्फा इज। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अबे इसका कोई डायमेंशन होगा? अभी सीखे हो किसी टर्म के ऊपर पावर हो तो उसका कोई डायमेंशन होता? अरे होता है क्या? अल्फा टी स्क्वायर बराबर, अरे हुआ ना। तो अल्फा बराबर टी की पावर -2, टी की पावर -2 मतलब टी की पावर -2। अरे आया, सस्ता सवाल था भाई। टी की पावर -2, समझे? समझे? बढ़िया सवाल बना दे एक। चलो देखो, लिखा है, लिखा है पावर। क्या लिखा है भैया? पावर इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, ई की पावर माइनस ऑफ
माइनस ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के थीटा, अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के थीटा। ठीक, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, समझे ना। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, टेम्परेचर। अरे समझे, क्या तुम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन ढूंढोगे? नो सर, क्या ढूंढोगे, क्या क्या ढूंढोगे, के थीटा। ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एनर्जी। क्या हो जाएगा? अब ये बताओ क्या इसका कोई डायमेंशन होगा? अरे होगा। तो देखो जल्दी सवाल लगाने के लिए लिखते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के थीटा बराबर 1। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, के थीटा बाई एक्स स्क्वायर। अब किताबों में जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो यहां लिखा होगा m0 l0 t0, लिखा होगा ना। तो हम डायरेक्टली उसको क्या मान ले रहे हैं, 1। क्या मान ले रहे हैं? अच्छा, के थीटा का डायमेंशन क्या होगा, ml2t-2, समझे ना। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, क्या इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, mt-2। किसका डायमेंशन है, किसका है, किसका है, क्या पावर का निकालना है? अरे ये पावर है, ये भी क्या होगा, होगा ना। इसका कोई डायमेंशन, तो अल्फा बाई बीटा बराबर क्या पावर लिख सकते हैं, बीटा बराबर अल्फा बाई पावर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। घटिया रिस्पॉन्स करते हो भाई तुम लोग। अल्फा का डायमेंशन क्या निकाले हो, mt-2, mt-2। पावर का क्या होता, वर्क डन अपॉन टाइम, ml2t-3। अरे भाई पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या होगा, ml2t-2 डिवाइडेड बाई टी। तो क्या बना, ml2t-3। अरे नहीं आया, क्या बीटा का डायमेंशन लिख सकते हैं, क्या m से m कटेगा, l की पावर -2, t की पावर 1, -3 ऊपर जाएगा तो क्या +3 होगा, अरे होगा। और यहां -2 पहले से था, सवाल बनाने आया, कौन सा वाला, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जब कोई डायमेंशन ना हो तो आगे लिख दो 1। क्या लिख दो, 1। काहे, m0 l0 t0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू 1। समझे, क्लियर, क्लियर है ना। चले आगे बढ़े, सीधे बैठ जाओ यार तुम लोग। चलिए अब अगला हिस्सा, अगला हिस्सा जिसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर्मेशन। देखिए सर, क्या क्या हुआ, मरून कलर सड़िया, गाना तो बढ़िया भाई। मतलब कुछ गाने होते हैं भोजपुरी वाले जो घर में बजा दो तो परिवार वाले बैठे हो तो बच जाएगा, चल जाएगा वो। कुछ होते हैं रेयरिस्ट, नहीं फिर तो और तो बवालिए हैं एकदम से। चलो भाई, फॉर्मूला फॉर्मेशन ध्यान से सुनेगा। फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या है, एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी in terms of other physical quantities। एक फिजिकल क्वांटिटीज को अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में, एक फिजिकल क्वांटिटी को अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करने के तरीके को फॉर्मूला फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी कई अलग फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी।
फॉर एग्जाम्पल सवाल से ही इसको समझते हैं। जैसे यहां पे लिखा है, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम वर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट, देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल बी। मतलब आपको मास को एक्सप्लेन करना है किसके टर्म में? एनर्जी के, वेलोसिटी के और टाइम। बात समझे? समझ गए? पक्का? चलो आइए तो साथ दीजिएगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, ई की पावर लिखते हैं ए, वी की पावर लिखेंगे बी और टी की पावर लिखेंगे सी। टाइम है ना? हाँ टाइम, कैपिटल टी लिखा है तो कैपिटल टी लिख लो, टी की पावर सी। समझ गए भैया? अब हमको ए, बी और सी का वैल्यू पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा मास किस प्रोपोर्शन में एनर्जी से रिलेटेड है, किस प्रोपोर्शन में वेलोसिटी से रिलेटेड है और किस प्रोपोर्शन में टाइम से रिलेटेड है। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं ना? मात्रा। चलिए, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? अरे होता है ना भाई, थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स कर लो यार। के का डायमेंशन का कोई ज्ञान? तो डायमेंशन में कहा जाता है कि के इज डायमेंशनलेस। के क्या है? डायमेंशनलेस। चलिए, एनर्जी को क्या लिखेगा? ml टू टी माइनस टू। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? lt माइनस वन। यहां आएगा नहीं, नीचे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। हाँ भैया चलिए, वहां के बाद यहां आगे, यहां लाइन खींच दे रहे हैं। हाँ भैया बताओ, मास को क्या m लिख लें? अरे लिख लें, चलो। और k तो कांस्टेंट है, एनर्जी का क्या है? सब बोलो यार, ml टू टी माइनस रेस टू दी पावर, वेलोसिटी को क्या लिखोगे? रेस टू दी पावर। क्लियर है क्या? टाइम को क्या? रेस टू दी पावर। क्लियर है? और बेसिक लेवल पर घुसने के लिए इसको ऐसे कहते हैं, m यहां लिखा है, इसकी पावर कितना है? यहां 1, वहां a हो जाएगा। और कहीं m लिखा है, l लिखा है, यहां l की पावर प्लस b प्लस कुछ नहीं ना? हाँ बहुत बढ़िया, प्लस b। और t की पावर -2a माइनस बी प्लस सी। ये बात सब जान रहे हैं? और मास का डायमेंशन क्या है? m। तो बस इसी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। a की वैल्यू किसके बराबर? तो 2a प्लस बी बराबर, अबे यहां l तो है ही नहीं ना, क्या लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए ना? यहां क्या है? a, यहां क्या है? 1, यहां मास की पावर a, यहां मास की पावर a बराबर, यहां l की पावर 2a प्लस b, यहां l है क्या? मतलब l की पावर 0, l की पावर। तो यहां से देखिएगा क्या b का वैल्यू -2 मिल जाएगा। अरे a का वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, रखेंगे ना? अब क्या? -2, a बराबर कितना निकाले हैं? पहले लिख लीजिए, -2a माइनस बी प्लस सी बराबर, क्योंकि यहां t की पावर कितना है? 0। कितना है? समझ गए? अब a की जगह कितना रखोगे? -2, b की जगह कितना? -2 प्लस 2 प्लस c बराबर 0। कट गया। अरे c बराबर कितना आया? 0। कौन सा आंसर? कौन सा? b, c। हाँ भाई, a बराबर 1, v बराबर -2 और t बराबर c। समझ गए? कितना घटिया रिस्पॉन्स। ये सवाल बनाओ, रट लिए हैं सर, बनाए हैं? अच्छा तो फिर से बनाओ, पेन चलाओ दोबारा, देखो क्या सेम आंसर निकाल पा रहे हो। किसको किसके टर्म में एक्सप्लेन करना है? लेंथ को किसके टर्म में? प्लैंक्स कांस्टेंट, और कौन है? स्पीड ऑफ लाइट, और कौन है? ग्रेविटेशन। तो क्या लिखेगा? L इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे कहीं कोई कांस्टेंट दिख रहा है?
कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट दिख रहा है इन तीनों के अलावा? नहीं, तो कांस्टेंट का वैल्यू 1। h की पावर a, c की पावर b और g की पावर c। करिए, पेन चलाइए, सब हम ही करें। आंसर निकालिए, आंसर 1 नंबर। अच्छा, तुम तो कुछ और नंबर बता रहे थे। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन याद रहेगा? जूल सेकंड है ना? करो करो करो, पेन चलाओ। पेन चलाना बहुत जरूरी है। जितना पेन चलाओगे समझ लो अपने एग्जाम में सिलेक्शन के उतने करीब जा रहे हो। इतना रफ भरो, इतना रफ भरो, मां बाप परेशान हो रहा है, कितना रफ भर रहा है, इतना कॉपी क्या कर रहा है। नहीं, वैसे यही एक जगह है जहां आप मां बाप का पैसा बर्बाद करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा। नहीं, क्या करें सर, सोचते हैं 3 रुपए वाली पेन खरीद लेते हैं, 10 रुपए वाले को पैसा मिला था, एक समोसे का बंदोबस्त हो गया। नहीं, लिखना ही तो है, 3 वाले से भी लिखा जाएगा। और जब तुम लोग ओएमआर भरने जाते हो ना, तो प्लीज एटलीस्ट 0.7 वाली पेन लेके जाया करो भरने के लिए। ओएमआर भरने जाते हो ना, तो 0.7 वाली पेन लेके जाया करो। बहुत सारी बॉल पेन्स आती हैं जो 0.7 की होती हैं, वो मोटी चलती हैं, 2 राउंड में पूरा ओएमआर भर जाएगा। फिर लेके पता चला 3 रुपए वाला लिखो फिक्को ले गए हैं, उसी में ऐसे 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 ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वहां पे वो पेन देते हैं। अच्छा, एग्जाम में पेन भी नहीं ले आने देते ना? कौन सा वाला देते हैं? 3 रुपए वाला? वही है? 5 रुपए वाला? ओह, चलो तो फिर, तब फिर वही तो, जो भी पेन दे रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बचा के रखे हो अभी तक। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। तो जो भी पेन वो देते हैं, उसी तरह की पेन को प्रेफरेंस रख के भरा करो, और कोशिश करा करो कि उसी पेन से ही लिखा करो। अगर सेम पेन मिल जाए तो 0.7 रहता है ना? हाँ। मैं देख रहा था आप में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में ओएमआर भरा था, जैसे लग रहा था कि बस केवल भर दिया है, मतलब गोला भी ढंग से नहीं भरा था। ये बात जानो कि तुम्हारी ओएमआर यहां भी मैन्युअली चेक नहीं होती है, स्कैनर में लगा देते हैं, रखते जाते हैं, वो खटाखट खटाखट चेक करके बताता जाता है कितना सही कितना गलत। और उसमें अगर थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा ऑप्शन भरे रहोगे, गया, वो सही काउंट नहीं होगा। तो इस वजह से ढंग से ओएमआर भरो। सवाल लगाए हो, सही लगाए हो, ओएमआर ढंग से नहीं भरे हो, नंबर गया, गया ना? कितना नंबर आया था तेरा ओवरऑल फिजिक्स में? वाह, झूठ बोल रहे हो। दिखा दो अब टेस्ट रिजल्ट, दिखा दो अब। क्या हाल चाल है? क्या ये सब बना रहे हो बिना मतलब? हाँ, तो तुझे कैसे पता फिर? पक्का ना? हाँ, इनका देखेंगे अब, बहुत बतिया रहे हैं। अच्छा, इसमें तो सीधा चल रहा है, इसमें टेढ़ा कहां है दिख रहा है? कैमरा टेढ़ा है क्या? सारी स्क्रीन में टेढ़ा आ रहा है? अभी तक आंसर नहीं बना पाए? कितना आया? सी, सी फर्स्ट, फर्स्ट। चलो आओ, चलो जो भी निकाले हो मेरे साथ वेरीफाई करना। इसका डायमेंशन क्या एल लिख दिया जाए? अरे लिखे हो। प्लैंक्स कांस्टेंट का यम नहीं एम, एम, यम, एम एल टू टी माइनस वन रेस टू द पावर ए। सी कितना है? एल टी माइनस वन रेस टू द पावर बी। जी क्या है?
m-1l3t-2 यही लिखे हो सब लोग। उसके बाद सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। कहो हमें आप पढ़ा रहे हो, तुम आप फोन मिला रहे हो। मारे खोपड़ी खुल जाएगा फोन नीचे। जानू सोना बाद में कर लेना। अब देखो यहां पे यार, इधर ध्यान दो। मास कहां कहां है? पहले डिब्बे में और आखिरी डिब्बे में। पहले डिब्बे में मास के पावर 1, उसकी पावर a। तीसरे डिब्बे में -c बराबर 0, मतलब a बराबर c। a बराबर c। अरे क्लियर है क्या? h और c का पावर किसमें सेम है? किसमें सेम है? देखो h और c का पावर किसमें सेम है? किसमें है? थर्ड और कहां भाई? एच और जी, सॉरी एच और जी 3 में है और 4 में है, मतलब ये और ये दोनों ऑप्शन नहीं हो। ए और सी, एच और जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या? अब सॉल्व करो। अब देखो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है ना? अरे है ना? तो क्या बनेगा? 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 1 1 1 1 बराबर 1, क्योंकि यहां लेंथ की पावर कितना था? कितना था? टाइम वाला बना दे। क्या बनाइएगा टाइम वाला? -a -2c बराबर कितना? -b। अच्छा b में भी, हाँ ठीक ठीक ठीक। -a -b -2c बराबर कितना? 0। रहे कि नहीं है ना? a बराबर कितना? c। इस वाली इक्वेशन में a की जगह c रखिएगा तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? -3c -b बराबर 0। तो b बराबर कितना मिला? b बराबर कितना मिला? -3c। अरे दोनों नेगेटिव है भाई। अरे है ना? a बराबर कितना मिला है? c। b बराबर कितना मिला है? क्या दोनों वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में डाल सकते हो? तो 2c हो जाएगा। अरे हो जाएगा। -3c हो जाएगा प्लस 3c हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? यहां 3c से 3c कट जाएगा। c का वैल्यू कितना? 1/2। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। तो a बराबर कितना? 1/2। क्लियर? तो √hg हो गया। और यहां पे c की वैल्यू बता दो। c का वैल्यू कितना? -3/2। समझ गए ना? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। अरे हो जाएगा पल्ले। हाँ कहां भाई? अरे बी, अरे ये सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हम गलत लिखे भाई। हम यहां से b का वैल्यू निकाले हैं। अरे c का वैल्यू 1/2 रखेगा तो b कितना मिलेगा? 2/3। तो 2/3 है पावर। हाँ अरे हाँ सही तो है बे यार, बिना मतलब का कैलकुलेशन गड़बड़वा रहे हो। यहां पे देखो b का वैल्यू कितना निकल के आया? b निकालना है अपने को। हाँ सही तो है यार, c गलती से लिख दिए थे। c का वैल्यू कितना है? यहाँ -3/2 हो जाएगा ना? हाँ बढ़िया था। तो बताओ कौन सा आंसर? -3/2 का मतलब डिनोमिनेटर में आया ना? समझे कि नहीं? समझे? चले आगे बढ़े। क्या बोला? कौन सा हिस्सा नहीं समझ आया? खड़े हो जाओ बताओ। वैसे बैठे बैठे बताओ, बताओ कौन सा नहीं आया? ये कैलकुलेशन। हाँ पहला वाला समझ आया? a बराबर कितना निकाला? c। ये दूसरा इक्वेशन समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। अच्छा ठीक है, तीसरा इक्वेशन देखो। तीसरा इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन। तीसरा कौन सा? ये समझ आया? आया। पहले इक्वेशन में a बराबर क्या मिला था? c। हमने इसमें a बराबर क्या डाल दिया? c। तो जब c डाला तो क्या मिला? -3c -b बराबर 0। ठीक। यहां से हमको क्या मिला? b बराबर -3c मिला। यहां से क्या था? a बराबर c।
अब इसमें a की जगह c रख दें, इसमें b की जगह -3c रख दें, क्या ये पूरा इक्वेशन c के फॉर्म में बन जाएगा? अरे बनेगा ना। तो c का वैल्यू कितना? 1/2। अब क्या c और a बराबर है? अरे है कि नहीं है? तो c 1/2 है तो a भी क्या होगा? 1/2। और b का वैल्यू किसके बराबर है? -3c। c कितना है? 1/2 रख देंगे तो -3/। समझ गए? ए बी सी तीनों वैल्यू मिल गया, मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया लेंथ इक्वल्स टू h की पावर 1/2 और कितना? c की पावर -3/2 और g की पावर 1/2। 1/2 को रूट एच जी लिख दिया और c की पावर 3/2 को नीचे ले आ दिया, तो ये हमारे पास काम बन गया लेंथ इक्वल्स टू फॉर्मूला। समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? चलो पल्ले पड़ा तो एक फॉर्मूला ये बना दो। मैं बैठा हूं, फटाक से आंसर बताओ। सब पेन चलाएंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा, जल्दी बनाओ। थर्ड, बढ़िया, और निकाल लो। बैठ जा भाई, कितनी बार बाहर जा रहा है? इतना पानी पीने के लिए कौन कहता है? कम पिया करो थोड़ा। क्या कह रहा? अच्छा, अंदरूनी मांगे। अरे कौन आया है आज क्लास में? कब आया भाई तू? अभी तुरंत? हाँ, किससे पूछ के आया? इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ, इधर आओ। अरे सुनो तो, आओ। बर्थडे बॉय, बर्थडे है तुम्हारा? आओ आओ आओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आओ, इधर आओ। खुश रहो, खुश रहो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन तुमको लग रहा है कि तुम जैसे पढ़ रहे हो इस हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? सही से बताना, लग रहा है? हा? अबे हम आज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो रोज की बात कर रहे हैं। कभी तुम सीढ़ी पे घूमते हो, एक दिन सुधांशु सर तुमको पकड़ लिए उधर बैठ के पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे थे। फिर एमडी सर कह रहे हैं कि तुम पता नहीं क्या उलूल जुलूल सवाल पूछते हो, क्लास में नहीं रहते हो। जो मास्टर देखो वही तुम्हारी तारीफ कर रहा है। क्या खास बात है ऐसी? क्या ऐसी क्या खास बात है? हैं? पढ़ लो यार, जीवन में कुछ कर लो, बन जाओ, ठीक है ना? मतलब सही सलाह दे रहे हैं तुमको। पकड़ लो, रोज कंसिस्टेंट होके 6 घंटा बैठना शुरू करो, नहीं तो ऐसे भागोगे ना, मेहनत से भाग जाओगे। समझ रहे हो ना? बर्थडे के दिन ये सलाह याद रखना मेरी तरफ से, ठीक? हैप्पी बर्थडे भाई। फोर्थ, फोर्थ भाई, सबको चॉकलेट तो खिलाओ कम से कम। नहीं कुछ तो टॉफी खिला दो भाई, क्लास के बाद। हाँ भाई, चले आगे बढ़े। यहां क्या करना है? मास को एक्सप्लेन करना है किसके टर्म में? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। अबे क्या टाइम पास चीज है यार, इसमें भी तुम लोग इतना टाइम लगा देते हो यार। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे भाई? सब बोल, सब बोल, सब बोलो, सब बोलो। फोर्स की पावर, फोर्स की पावर, वी की पावर, टी की पावर, मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, ml2 mlt-2। वेलोसिटी का कितना? lt-1। टाइम का कितना? रेस टू दी पावर। अरे क्लियर है? क्या मास छांट सकते हो? ए बराबर आया? क्या लेंथ तीनों में है? दो में है ना? क्या है? ए प्लस बी बराबर 0, ए बराबर -b, मतलब कितना? b बराबर कितना?
बी बराबर कितना, -1। क्लियर है? अब देखो ए और बी पे +1 और -1 कहां कहां है, दो में है, तो मतलब पहला और दूसरा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो देखो इसमें, देखो टी ढूंढो तो, -2a -b +c बराबर 0। ए की जगह क्या रख दें, 1, और बी की जगह -1। ए की जगह 1 रखेंगे, -2 +1 +c बराबर 0। तो c बराबर कितना, कितना 1, +1 की -1, या -1 इधर जाएगा +1, तो कितना आंसर 4। 3 कैसे भाई, 4, अरे होगा, होगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बवाल सवाल बताइए फिर, पहले ये बना दीजिए, बनाइए 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 बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, फटाक से आंसर बताइए बना के। काइनेमेटिक्स का पूरा शीट तैयार हो गया है, 170 सवाल हैं पूरे काइनेमेटिक्स से, मतलब मोशन इन 1D से। आंसर की बनाना है, बहुत मेहनत लगता है आंसर की बनाने में, सबसे ज्यादा कठिन काम आंसर की बनाना है? और क्या, मतलब देखना पड़ता है कहीं कुछ गलती ना जाए। इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में, देखते देखते हो जाता है, बट हड़बड़ी में कई बार एक ही जगह बी हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से 2-4 आंसर गलत हो जाते हैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। और कुछ हमारे टाइपिस्ट साहब हैं, वो गलत कर देते हैं। हाँ, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, बताया ना अभी, बनाओ आंसर, आंसर आंसर। सेकंड, कितने लोग का है सेकंड? ओ भाई बना लिए, गुड, बनाओ बनाओ बनाओ, अच्छा कर रहे हो। सेकंड, सेकंड बहुत बढ़िया, गुड। सेकंड, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। अगम कुमार निगम को जानते हो तुम लोग? सुने हो? नहीं सुने हो? है एक दिल फेक आशिक, जिसका बहुत कटा है जीवन में, तो ऐसे गाने गाता है, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहेंगे भी तो मुस्कुरा ना सकेंगे। ये सब फेक बात है ना? हाँ। दूसरी वाली पहली वाली से अच्छी होनी चाहिए। कौन कहता है पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता? खूब खूब इंस्टाग्राम देख रहे हो तुम लोग, खूब रील देखते हो, गधा दास, पढ़ लो। अरे चले भैया, चलो 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 चलो, देखो सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करना है ना, किसके टर्म में, किसके टर्म में? भाई 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 प्लीज हमको बता दो, हमको आता नहीं है। एनर्जी की पावर, एनर्जी की पावर, वेलोसिटी की पावर, टाइम की पावर, ये टी टाइम है, क्या है? सरफेस, तो सरफेस टेंशन को एस भी लिखते हैं और टी भी लिखते हैं, तो एस लिख लो यहां पे, लिख लेना। डायमेंशन कितना होगा, mt-2, फोर्स अपॉन लेंथ ना, अरे लेंथ से लेंथ कट जाएगा भाई। चलो एनर्जी को क्या लिखोगे, ml2t-2 रेस टू द पावर a, वेलोसिटी को कितना, रेस टू द पावर b, टाइम को कितना c, लिख ले, लिख ले। मास एक ही जगह है, a बराबर, a बराबर l दो जगह है क्या, है ना? कितना भाई, 2a प्लस b बराबर, बराबर 2a बराबर -b, तो b बराबर -2। अरे आया, अरे आया, ओ बहुत बढ़िया, मतलब 2 और 4 में से कोई एक होगा, होगा ना? कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा, इतना ही करने से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो इतना ही करके खुश हो जाया करो, देख लिया करो, अवेयरनेस रखा करो कि नहीं पूरा सॉल्व ही कर रहे हैं।
अब टाइम को देखो तो टाइम को क्या लिखोगे? -2a -b + c बराबर 0, एक बराबर -2। यस, गुड जॉब, जागे हो, बहुत बढ़िया। +2 की -2? तब ठीक। रखो जरा तो, एक की जगह क्या रखोगे? -2 +2 +c बराबर -2, कटा क्या? c बराबर -2। कौन सा आंसर है ना? वो तुम लोग तो c बता रहे थे। नहीं नहीं, 2 बता, 2 2 2, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक आखिरी सवाल इसका, एक आखिरी सवाल। यही तो समस्या था। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है? ये क्या है? c। ये क्या है? क्या ये E²/4πε0 है? क्या चार्ज का डायमेंशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा ना? अगर नीट में ये सवाल दिया है तो सोच लो कि नीट वाला तुमसे एप्सिलॉन नॉट की अलग से डायमेंशन, ई की अलग से डायमेंशन रखवा के फिर टोटल डायमेंशन कैलकुलेट नहीं करवाएगा। बात समझे ना? हाँ। तो हम कह रहे हैं हम इसको x मान ले। क्यों मान ले? क्योंकि यहां पर भी E²/4π एप्सिलॉन नॉट है, इस ऑप्शन में भी E²/4π, इस ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में, चारों में है ना? अपने प्योर फॉर्म में है कि नहीं? है ना? तो इसको क्या मान लीजिए? x। क्या मान लीजिए? फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं क्या? K(Q1Q2/R²? नहीं जानते हो? K को क्या हम 1/4πε0 लिख सकते हैं? चार्ज को क्या E² लिख सकते हैं? अरे Q इंटू Q होता है ना, E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो डिवाइडेड बाई R², है ना? अब देखो E²/4πε0, इसको हम क्या माने थे? क्या माने थे? क्या माने थे? क्या x बराबर FR² हो जाएगा? f का डायमेंशन MLT-2, R² का कितना? L², तो कितना हो जाएगा? ML2Q, ML³ T-2। समझे ना? अरे समझे? अब एक्सप्रेशन बनाओ। अब क्या बनाओगे? किसको एक्सप्लेन करना है? डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ को एक्सप्लेन करना है किसके टर्म में? c की पावर a, g की पावर b और x की पावर c। अरे यार, इतनी अप्रोच से ये सवाल लगभग तुम्हारा 4-5 मिनट बचा देगा। बात समझे ना? अच्छा, ये सब सवाल एज इट इज नीट में नहीं आते हैं। इतना बड़ा सवाल तुमको नीट में नहीं देखने को मिलेगा। ये AIPMT जब एम्स अलग से हुआ करता था ना, तब का सवाल है, एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है? तो इतना टफ सवाल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और 1 मिनट में ये नहीं लगेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि ये बनाना, समझे ना? तो पहले तो, बट ये सवाल करना क्यों है अपने को, ये भी जानना है। ये सवाल आपको अप्रोच देता है कि किसी सवाल को कैसे लगाया जाए। अगर थोड़ा बहुत टफ सवाल हो तो उससे भागिएगा मत। थोड़ा कैलकुलेशन जिसमें 4 लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन का कैलकुलेशन हो रहा हो, उससे प्लीज मत भागिएगा। सवाल ज्यादा लगाएंगे, वैरायटी ऑफ सवाल कवर करेंगे, तो उससे आपको सवाल लगाने का अप्रोच क्लियर होगा। जैसे क्या होता है, कई बार हमको सवाल दिखता है तो हम ये सोच लेते हैं कि सर ठीक है आपने कर तो दिया, लेकिन हम कैसे सोचेंगे कि ये ऐसे ही होगा। बहुत बार होता है ना ऐसा। तो इसके पीछे का कारण ही बस इतना है कि हम इतनी कम प्रैक्टिस किए हैं कि हम उस अप्रोच के बारे में जानते ही नहीं है। बात समझे ना? अब मान लीजिए हम आपको पहली बार ये अप्रोच बताएं, तो आपको पहली बार तो नया लगेगा, लेकिन फिर दूसरी बार अगर ये अप्रोच आएगा तो तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा तो किया हुआ है। तो दूसरी बार में क्यों? क्योंकि पहली बार में प्रैक्टिस किया है ना। तो यही समझिए, यही लूप है। इतना सवाल लगाइए कि जब एग्जाम में बैठे तो एग्जाम का एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये हमसे लगाया हुआ नहीं है। बात समझे ना? और ये पॉसिबल है नीट में। जो 720 में 720 ले आते हैं उनके साथ यही होता है कि उनको पेपर में कुछ भी नया दिखता नहीं। बात समझ रहे ना? तो कैसे नया नहीं दिखेगा?
तो बहुत बड़ी दुनिया कवर किए रहेंगे तभी तो। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो खूब सवाल लगाइए, खूब बनाइए। दूसरी कोचिंग का मॉड्यूल मिल रहा है, उसको भी मिला के बनाइए, जितना टाइम मिले उतना बनाइए। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि टाइम कम पड़ जा रहा है सर? अभी लग रहा है क्या? अभी क्यों लगेगा भाई? अभी तो नहीं लगना चाहिए, बैकलॉग बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आप लोग को बैकलॉग के लिए कहानी। बहुत सारे लोग आप में से होते हैं जो खच्चरों वाली अप्रोच से पढ़ाई करते हैं। क्या? पहले जब हम पढ़ा रहे हैं काइनेमेटिक्स तो पढ़ रहे होंगे वेक्टर्स। सर वेक्टर का बैकलॉग है। अबे वेक्टर तो गया तुम्हारे हाथ से, वो तो बैकलॉग था ही, उसको पूरा करने के चक्कर में तुम काइनेमेटिक्स छोड़ दिए। तो धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। और जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना बेहतर है। तो सर कूपअप कैसे करें? सिंपल सा तरीका है, जो छूट गया है उसको छोड़ दो। बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका है, जो छूट गया छोड़ दो। मान लो तुम्हारा बहुत अच्छा वेक्टर तैयार नहीं हुआ, तो वेक्टर्स की जरूरत की चीजें क्या है? थोड़ा हमको वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पता हो, थोड़ा कंपोनेंट तोड़ने आता हो, और थोड़ा हमको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का बेसिक पता हो, बस। तो इतना हम एक दिन के अंदर वेक्टर कवर कर सकते हैं। अभी कल मैंने पढ़ाया था, 2 घंटे में पूरा वेक्टर्स पढ़ा वढ़ा के भेज दिया था घर पे। तो ऐसे पढ़ो। अब मान लो तुम काइनेमेटिक्स पढ़ लिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तो छोड़ दो। समझे कि नहीं? जो चल रहा है उसको पकड़ के रखो। अभी ये भी नहीं है कि सर हम तो कुछ ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अगर, अब सोचो ना, कल और परसों 2 क्लास हुआ है हमारा काइनेमेटिक्स का। एक दिन हमने डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, एक दिन हमने एवरेज स्पीड पढ़ा है ना। और बहुत प्यार से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, कुछ भी रटने को नहीं बोला है। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप बेसिक पकड़ के रखें और हमने आपको 25 सवाल दिया करने के लिए, 20 सवाल दिया करने के लिए मॉड्यूल में से, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मंडे की क्लास आने से पहले एटलीस्ट उतना करके आए, जो पढ़ाया गया है उसको पढ़कर आए। अगर आप इतना करके आएंगे ना, मैं बता रहा हूं 1 महीने के अंदर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल पूरी फिजिक्स में कहीं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये रट लो ना। जैसे हम रट लेते हैं कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस है तो फॉर्मूला होगा सर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अबे जानो तो वो कहां से आया? समझ रहे हो ना? n इक्वल डिस्टेंसेस है सर, n अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn। कैसे आया? अगर ये पता है तो फिजिक्स में मजा आएगा। अगर नहीं पता है, आज रटे हो कल भूल जाओगे, और जब भूल जाओगे तो काटने भागेगा, वही सब्जेक्ट काटने भागेगा, और फिर उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट तुम्हारा एकदम से खत्म हो जाएगा। समझे ना? 90% लोगों का फिजिक्स में इंटरेस्ट खत्म होने का यही एकमात्र कारण है। अच्छा, तुमको इसी का एक दूसरा पहलू दिखाता हूं। नीट वाले बच्चे फिजिक्स से बहुत भागते हैं ना। यही अगर तुम जेई वाले बच्चों से मिलोगे ना, तो उनका फिजिक्स फेवरेट होता है। बस जानते हो क्यों? नहीं यार, उनका मैथ्स फेवरेट नहीं होता। एक जेई के बच्चे का मैथ्स फेवरेट नहीं होता। क्यों भाई? उसका तो मैथ्स होना चाहिए। नीट वाले का बायो फेवरेट है, तो मैथ्स वाले का, तो जेई वाले का तो मैथ्स फेवरेट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और मैथ्स बहुत बड़ी है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। तुम सवाल लगा रहे हो, तुमको मजा आएगा लगाने में, लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा, और फिर उठा के जोड़ देता है सवाल एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ, और वही बच्चा फैल जाता है। मतलब ये मैथ्स का तो ये हाल है ना, कि अगर 25 सवाल जेई में पूछा है और तुमने 12 सवाल सही कर दिया, 10 सवाल सही कर दिया, तुम 99% के क्लब में हो। ये हाल है। फिजिक्स में इंटरेस्ट काहे आता है? कि वो, उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाया जाता। बात समझे ना? उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो वो उससे जुड़ पाते हैं।
उतना डिटेल में तो हम नहीं पढ़ सकते, बट हां हम फिजिक्स के एक एक फॉर्मूले को समझेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आया है। और आपका रोज का काम बस इतना है कि क्लास से पढ़कर जाइए, तो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से करिए, और उसको करने के बाद, उस कंटेंट को करने के बाद कम से कम 15 से 20 सवाल डेली बेसिस पर लगाइए, लगाइए, जरूरी है। अगर सैटरडे संडे आ रहा है और मान लीजिए कल संडे है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, आप चिल मार के एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको, उस समय को यूटिलाइज करिए। जो 6 घंटा आपका यहां देने के बाद जो आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा खुद से पढ़ रहे थे, दोनों को जोड़ के बड़ा कर लीजिए, और उस दिन अपने सेल्फ स्टडी को 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। हर छुट्टी आपके लिए एक्स्ट्रा वर्किंग डे होना चाहिए। जब हर छुट्टी को आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा वर्किंग डे की तरह कवर करेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए आइए, क्या इसको बना पाएंगे? अरे अभी बहुत टाइम है। अरे बना पाएंगे? लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? एल। सी की जगह कितना? एल टी माइनस 1, और जी की जगह कितना? एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, और फिर एक्स की जगह कितना? एम एल क्यूब टी माइनस 2 रेस टू द पावर सी, रेस टू द पावर सी। अरे क्लियर है? पक्का? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या यहां से ए बी सी जैसे कॉमन कर रहे थे वैसे ही कॉमन करके बनाएंगे? हाँ, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन बनेगा, लेकिन इसको निकालिएगा। एक्स में ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू निकालने के बाद हम रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा। तो देखिए यूनिट डायमेंशन में मोटा मोटा हम लोगों ने सब कवर कर लिया, एक हिस्सा बचा हुआ है जिसका नाम है भाई साहब यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट, यही तो बचा हुआ है ना? हाँ हाँ, एरर तो अलग पार्ट है। यूनिट डायमेंशन एक हिस्सा था, एरर एक हिस्सा था। ठीक, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज कंबाइंड सबकी क्लासेस में अलग अलग पढ़ाया जाएगा। बैच 1 में अलग पढ़ाया जाएगा, बैच 2 में अलग पढ़ाया जाएगा। पूरी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, जिसमें सर्ल एक्सपेरिमेंट आता है आपका, नया ऐड हुआ है ना, पता है कि नहीं आप लोगों को? सिलेबस में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो एक एक्सपेरिमेंटल पूरा, जैसे फिजिक्स खत्म होगा पूरा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक बंडल रखेंगे, सारे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को करा देंगे। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि अगले सैटरडे को जब हमको टाइम मिले, तो अगले सैटरडे को हम जो बचा हुआ पार्ट है यूनिट कन्वर्जन और एरर्स, ये दोनों कवर कर दें। ठीक है, संडे को रहेगा ना? अबे वेक्टर का टेस्ट है ना, सुबह सुबह क्लास लगा के खत्म करके छुट्टी कर देंगे। ठीक है ना? चलो एंजॉय। वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल नहीं है, बता